सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो भारत कल तक ये दावा कर रहा था कि पाकिस्तान से बातचीत का जमाना गुजर चुका, आज वही भारत मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी पड़ी। ये कोई मामूली वाकया नहीं, ये जनूबी एशिया की बदलती हुई स्ट्रेटेजिक हकीकत का मजहर है। सूरत हाल उस वक्त मजीद दिलचस्प हो गई जब भारत अमेरिका की दहलीज पर पहुंचा और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर की अपील की। साथ ही सदर ट्रंप ने दावा किया कि उनकी कोशिशों ने एक मुमकिना एटमी जंग को रोका और इस सबसे बढ़कर सदर ट्रंप ने कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। एक ऐसी बात जिसे भारत माजी में मुकम्मल तौर पर रद्द करता आया है। अब सवाल यह है कि भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या सीज फायर वक्ती है या जनूबी एशिया में अमन की जानिब पहला संजीदा कदम भी हो सकता है, जिसके इम्कानात खासे कम हैं? और अगर ऐसा होता है तो बहुत अहम होगा। और सबसे अहम, क्या भारत इस बार वाकई संजीदगी दिखाएगा या एक बार फिर अस्करी नाकामी को छुपाने के मुज़ाकरात के मुंह फेरता रहेगा? ये सब जानने के लिए हमें भारत के अगले कदम पर नज़र रखना होगी। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि जनूबी एशिया के सियासी मंजरनामे में एक नया बाब लिखा जा रहा है जो पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और सिफारती कामयाबी से इबारत है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी दिफाई ज़राए के मुताबिक भारत ने कम से कम 12 फिजाई अड्डों से 80 तैयारे फिजा में भेजे, जिनमें 32 राफेल, 30 ब्राह्मोस मिसाइल से लैस Su-30, 32 और मुख्तलिफ मिग फाइटर जेट्स थे। जवाबन पाकिस्तान ने तकरीबन 40 J-10 और दीगर चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे मैदान में उतारे। दोनों एयर फोर्सेस की इस लड़ाई में पाकिस्तान ने 6 भारतीय जेट्स मार गिराए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। इन तैयारों के पायलट्स या तो जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हैं या अब तक लापता हैं। एक तैयारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। दूसरा तैयारा पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। जबकि जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे के पायलट को उधमपुर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी तरह अखनौर में गिरने वाले तैयारे के दोनों पायलट्स अखनौर के फौरी अस्पताल में दाखिल हैं। एक और तैयारा भटिंडा में गिरा, जिसके पायलट का अब तक कुछ पता नहीं है। जिसके बाद भारत को जुर्रत नहीं हुई कि दोबारा अपनी एयरफोर्स को सामने लाए। फिर भारत ने अनमैन्ड ड्रोन्स हमले शुरू कर दिए, जिनको पाकिस्तान ने जबरदस्त हिकमत अमली से शूट डाउन किया। जब पाकिस्तान को डिटर करने का मकसद हासिल नहीं हुआ तो भारत ने पाकिस्तान की 3 एयरबेसेस पर मिसाइल दागे, जिनका रुख पाकिस्तान ने ऐन वक्त पर मोड़ दिया, जिससे नुकसान कम से कम हुआ। फिर पाकिस्तान ने 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च किया, जिसका मकसद शहरी हलाकतों से गुरेज करते हुए दुश्मन को महदूद मगर फैसला कुन नुकसान पहुंचाकर कशीदगी कम करना था। इस मकसद के तहत भारत के 26 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें 15 फिजाई अड्डे शामिल थे। इस कार्रवाई में सिर्फ फिजाई हमले नहीं बल्कि साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्पेक्ट्रम को भी शामिल किया गया, जिनके जरिए भारतीय मवासलाती निजाम, टारगेटिंग सिस्टम्स और वार्निंग नेटवर्क्स को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम ऑपरेशन तीनों अफवाज की मुश्तरका कार्रवाई और हमआहंगी से अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के इस भरपूर जवाब का इतना असर हुआ कि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल ने ट्रंप इंतजामिया से राब्ता किया और मुदाखलत की दरख्वास्त की, जिसके बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया। ISPR के मुताबिक भारत की जारियत के दौरान पाकिस्तान के 40 शहरी और 11 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हुक्काम अब तक अपना जानी और माली नुकसान सामने लाने से गुरेज कर रहे हैं। भारतीय माहिरीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि फौरी अवामी रद्द अमल से बचा जा सके। हालांकि भारत की फिजाइया तस्लीम कर चुकी है कि जंग में फाइटर जेट्स और दीगर नुकसानात मामूल की बात है। अब नरेंद्र मोदी ने पैंतरा बदला है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान से कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात करेंगे, लेकिन अगर भारत के अंदर कोई कार्रवाई हुई तो दोबारा हमला करेंगे। जबकि अमेरिकी सदर ने जंग करने पर दोनों ममालिक को तिजारती पाबंदियों की धमकी दे रखी है। यह बात साबित हो चुकी है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भारत को घुटनों पर ले आया है।
इसलिए भारत ने मजीद ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए अमेरिका से जंगबंदी की फेस सेविंग ली है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले ही जंग का इरादा नहीं रखता था। जंग पाकिस्तान पर इम्पोज की गई। सवाल यह है कि इस जंग से भारत ने क्या हासिल किया, क्योंकि जंग की हार जीत का तयन जंग के मकासद को देख कर किया जाता है। इस जंग में भारत का मकसद डेटरेंस कायम करना था, ताकि पाकिस्तान आइंदा कश्मीर की बात करना छोड़ दे, भारत के नाजायज कब्जे को मान ले और अगर भारत के अंदर कोई कार्रवाई हो तो हमले के लिए तैयार रहे। लेकिन हुआ क्या? ना तो भारत पाकिस्तान को इंटिमिडेट कर सका और ना ही कश्मीर को दुनिया के सामने भारत के अटूट अंग के तौर पर तस्लीम करवा सका। ये बात आर्मी चीफ गुज़िश्ता साल और फिर गुज़िश्ता माह भारत को बावर करवा चुके थे। आर्मी चीफ ने जो कहा अल्लाह के फजल करम से सच साबित हुआ। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. भारत की ख्वाहिश के बरक्स कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हो गया, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया। इसीलिए सदर ट्रंप ने भी कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की है, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे जो मसला कश्मीर पर क्या अमरीकी सालिसी को भारत कबूल करके आगे बढ़ेगा या फिर अपने जो खेल उसने ख़त्ते में लगाए में वो जारी रखेगा, और अब क्या ये जो सीज़ फायर हुआ है इसका दौरानिया तवील है, लंबा है, या फिर भारत आगे भी कोई इस किस्म के एडवेंचर्स कर सकता है। खान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जहां हालात पहुंच चुके हैं, ज़ाहिर है सीज़ फायर तो हो गया है और हमने देखा कि सीज़ फायर हुआ किस तरीके से है, तो ज़ाहिर है वुंडेड है इंडिया, अमेरिका को एंगेज किया और उसके बाद सीज़ फायर किया, और अब सिचुएशन ये है कि ये एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर है। भारत की हिस्ट्री को देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़ाहिर जिस किस्म की ह्यूमिलिएशन हुई है भारत की सारे प्रोसेस में और जिस एरोगेंस में वो था, अब वो क्या क्या इकदाम कर सकता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, या जो दूसरे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं? जी, हर चैलेंज के बाद एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, और ये हकीकत है कि जो ज़ोम था इंडिया को, भारत को जो ज़ोम था कि वो इस पूरे खिते में सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और सबसे ज़्यादा उसकी जीडीपी ग्रोथ है, और दुनिया में वो अब बाकी जो 3-4 ममालिक हैं उनके मुकाबले में आ गया है। तो कम से कम वो ज़ोम उसका ख़त्म हुआ। उसने देख लिया कि अगर कन्वेंशनल ताकत ज़्यादा थी उसकी, यानी कि अगर उसकी अददी तादाद ज़्यादा थी, अगर उसके पास 600 से ज़्यादा जहाज़ थे और हमारे पास 318 जहाज़ थे, तो ये साबित हो गया दुनिया पर, और भारत पर भी ये बात साबित हो गई कि अददी एतबार से नहीं बल्कि तरबियत और जज्बा, वो अगर मशीन के पीछे हो, किसी जहाज़ के पीछे हो, जैसे हमारे तरबियत याफ्ता शाहीन और हमारे जिस तरह के पायलट्स जो कि जिस जज्बे के साथ गए, ये दुनिया उसको दिखला रही है। तो उसके साथ साथ हमारा दोस्त चीन, जिसने कि हमारी मावनत हमेशा की, 80% हमारा मिलिट्री का साजो सामान अब चीन से है,
तो वो चीन के जो 80% साजो सामान है वो दुनिया ने देख लिया कि उसका बेहतरीन इस्तेमाल कौन सी कौम कर सकती है। और आपको पता ही है कि चीन की वो कंपनियां जो कि तैयारा साज फैक्ट्रियां जिनकी हैं, उनके स्टॉक्स बढ़ गए हैं, उनकी इज़्ज़त बढ़ गई है। और यकीनन पाकिस्तान की जो हुर्मत, इज़्ज़त, तकरीम और नामूस वो तो दुनिया के सामने है कि उन्होंने किस तरह हमारे अस्करी इदारों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे शाहीनों ने किस तरह उसकी पासदारी की है। तो इसके बाद अब आ जाते हैं कि इंडिया से अगर आप तवक्को करें कि वो कोई खैर की बात करेगा, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया है वो उस इंडिया से मुख्तलिफ है जो हमारे जहनों में है, जो दुनिया के जहनों में है, जो सेकुलर इंडिया था, जिसमें रोशन ख्याल लोग थे, जिसमें के पढ़े लिखे दानिश्वरों की आवाज़ सुनी जाती थी। अब वो पढ़े लिखे और मोतदल लोग, तरक्की जो करना चाहते हैं लोग, उनकी आवाज़ को घोंट दिया गया है। उनकी आवाज़, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट मौजूद है, अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह आरएसएस के गुंडे वो मीडिया पर पहुंच जाते हैं डंडे लेकर, और किस तरह वो ब्यूरोक्रेसी को मरऊब करके और प्रेशर में ला के फ़ैसले कराते हैं। और उसकी मिसाल ये है कि जिस गरीब फॉरेन सेक्रेटरी ने इंडिया के सिर्फ पढ़ के बताया कि क्या फ़ैसला हुआ है और सीज़ फायर हुआ है, ना उसकी बेटी को छोड़ने हैं, ना उसको छोड़ने हैं, वो ऑफिस में आने से कासिर हो गया है। और अब उनके ही कांग्रेस के लोग और दूसरे सियासतदान कह रहे हैं कि आप ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह तंग ना करें, आप सिविल सर्वेंट्स को इस तरह तंग ना करें। तो ये मैंने एक छोटी सी मंजर कशी शुरू आपके सामने की है कि इंडिया में किस तरीके से हुकूमत चल रही। तो इस अपने बिछाए हुए जाल में अब इंडिया खुद आप कह रहे हैं कि फंस गया है, क्योंकि जो हेट्रेड की, जो एंटी पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिटिक्स वहाँ पर की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, उस पर पूरे भारत को उसकी लपेट में ले लिया। और जाहिर है उनके अपने भी फॉल्ट लाइंस बहुत सारे पहले भी थे, लेकिन वो दोबारा इस किस्म की गलतियों से एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी की बात हो, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की वहाँ पर बात हो। खालिद चिश्ती साहब, ज़रा आप हमें ये बताएं कि इस पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया है, कंप्लीट हुआ है वो, लेकिन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड की टर्म यूज़ की है। आपके ख्याल में भारत की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है? आप मतलब मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि एक कंट्री जिसको इस किस्म की डिफीट हो और उसको डिफेंसिव पे जाकर डायलॉग के लिए अमेरिका जैसी कंट्री के साथ इंगेज करना पड़ा, जो उसको समझा भी रहे। सो व्हाट वुड बी देयर नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं थोड़ा सा लाइटर जवाब दूंगा और फिर सीरियस जवाब दूंगा। गो एट प्लीज़। अब तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइट किल और हार्ड किल और सॉफ्ट किल। पहले सॉफ्ट जवाब देता हूँ। बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड किया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो डायरेक्टर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वो भागे भागे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर का नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए कि ये मुझे कॉपीराइट दिया जाए कि मैंने इस पर फिल्म बनानी है। तो वाकई सस्पेंडेड तो वो है, क्योंकि अभी फिल्म बननी रहती है। तो दिस इज ऑन द लाइटर नोट वो फिल्म पे कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक कह रहे हैं तो फिर जी वो फिल्म में कंप्लीट होगा, क्योंकि वो सवा में कंप्लीट नहीं हो सका, अब बॉलीवुड में कंप्लीट होगा। दिस इज ऑन द लाइटर नोट। ऑन द सीरियस नोट देखिए, वो वाकई बॉलीवुड कंटिन्यू कर रहे हैं, तकरीरें अपनी कंट्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान हेड कश्मीर की बात हो सकती है, टेररिज्म की बात हो सकती है, बाकी किसी पर नहीं हो सकती है। अब आप बताइए, मैं हमदर्दी कर सकता हूँ हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो 1.4 बिलियन लोगों का हुकूमत करता है, और आई एम श्योर 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो वॉर मॉन्गरिंग नहीं चाहते, वो दुश्मनी नहीं चाहते होंगे, बहुत पीस लविंग होंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते होंगे, कारोबार चलाना चाहते होंगे। लाइकवाइज पाकिस्तान में 25 करोड़ कभी नहीं चाहते थे कि हम एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करें और एक की बजाय 6 जहाज़ कर दें, तो हम भी नहीं चाहते थे, चॉइस से नहीं किया हमने किया है मजबूरन। हम उनको लड़ाई इसलिए नहीं करते कि हम मारना चाहते हैं किसी को, पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, जहाज़ काउंट करना चाहते हैं, या दुनिया में रेलेवेंट रहना चाहते हैं, या अपनी मिलिट्री की माइट बिठाना चाहते हैं, धाक बिठा। हमने ऐसा नहीं करते, हम एक वजह से करते हैं, और वो है कि हम इस मुल्क की बका और सर्वाइवेबिलिटी और सॉवरेनिटी के लिए कर रहे हैं, और अपने आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं। हमारे भी ये लाजिम है। तो ये जहन में रखिएगा कि हमने कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं की है, हम नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसे वज़ीर आज़म के साथ, जिसको मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था मुझे हमदर्दी है कि आप 1.4 बिलियन लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं,
आपने पूरी जंग में झोंका पूरे 2.25 अरब लोगों को इस खत्ते में। आपने ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड रोका, और वो भी पाकिस्तान की वजह से। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों पाकिस्तान की वजह से हम थ्रेशोल्ड हमारी दूर ही रही है। देखिए, और वो क्या करें तकरीरों के अलावा, कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ विजुलाइज ये करें कि अभी मुझे जैसे हम सवाल कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जब ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे, तो मैं अगर न्यूट्रल कहीं किसी मुल्क से तरफ से बैठा होगा तो मैं उनसे 2 सवाल करूँगा, किस पर दहशतगर्दी करनी है या पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर पर बात करनी है। मैं उनसे एक न्यूट्रल, चाहे मैं जिस मुल्क का भी हूँ, मैं 2 सवाल करूँगा। मैं उनसे पूछूंगा कि मोदी साहब, आपने ब्राह्मोस मिसाइल मारे, आपने जैकबाबाद बेस पर मारे, फ़िज़ाइया ने उसको डिफ्लेक्ट किया, मिसलीड किया, मिस इन्फॉर्म किया उसको और उसको जाने दिया। ब्राह्मोस की इतनी रेंज है कि वो पाकिस्तान पूरी एयर स्पेस से गुजर कर वो ईरान या अफ़गानिस्तान तक जा सकता है। और जो डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशन एयर मार्शल औरंगजेब ने कहा कि नो मैन्स लैंड, वो हमारी ज़मीन नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर एक ब्राह्मोस जाकर ईरान में या अफ़गानिस्तान में गिरे तो क्या वो समझेंगे कि ये हिंदुस्तान से आया है? वो समझेंगे कि ये पाकिस्तान ने मारा है ऑब्वियसली। तो यहाँ एक और रीजनल ट्रिगर शुरू हो सकती है। एक और बीइंग अ फॉर्मर फाइटर पायलट, मैं थोड़ा एविएशन में अंडरस्टैंड आज तक करने की कोशिश कर रहा था कि पाक फ़िज़ाइया के जो नुमाइंदे थे एयर मार्शल औरंगजेब, उन्होंने कहा कि हमारे एयर स्पेस में उस वक्त 57 एयर फ्लाइट्स थी, सिविलियन एयर फ्लाइट्स 57। आप ज़रा इमेजिन करें कि कितने मासूम लोगों की ज़िंदगी खतरे में थी। जो एक एंगल जो मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है, हिंदुस्तान में एयर ट्रैफिक हमारे से 4 गुना ज़्यादा है कम अज़ कम एयर स्पेस की। इसका मतलब है कि उस वक्त उनके पास 250 के करीब, 225 से 250 जहाज़ सिविलियन एयरलाइन उधर भी फिर रहे थे। अगर वो उनको रोक देते फ्लाइंग या उनको प्रोहिबिट कर देते हैं इंडिया से एंटर होने से, तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस को फ़ौरन पता लग जाना था कि इन्होंने एयरलाइन रोक दी हैं, कुछ शुरू होने वाला है। पाकिस्तान को वार्निंग नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने 250 जहाज़ों को भी उड़ने दिया। अपने भी 72 जहाज़ फाइटर ले आए, 40-42 पाकिस्तान ने भी उड़ा दिए। अब 100 जहाज़ इस एयर स्पेस में फाइटर जहाज़ उड़ रहा है रात के 12:30 बजे, जब आपको नज़र भी नहीं आता, और एवरेज 4 से 6 एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज लेके फिर रहा है। इस खित्ते में तकरीबन 400 मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज उड़ रहे हैं रात को, जब तकरीबन 300 फ्लाइटें भी उड़ रही हैं। आप जरा विजुलाइज करें एक सिनेरियो। एक मिस आइडेंटिफिकेशन, पुट सिविलियन लाइफ इन डेंजर, इन द वॉर के जो रूल्स वायलेट किए गए हैं, ह्यूमैनिटी के रूल्स वायलेट किए गए, इंटरनेशनल लॉज वायलेट किए गए। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। आई वांट टू सबमिट दिस कि जब मैंने शुरू में कहा कि अगर मैं न्यूट्रल एम्पायर हुआ तो मैं पूछूंगा कि आपने 300 फ्लाइटों के दौरान 72 और 125 जहाज भी चढ़ाया हुआ है, 400 मिसाइल भी उड़ रहे हैं। एक मिस आइडेंटिफिकेशन बाय एनीबॉडी, पाकिस्तानी से भी हो सकती थी, इंडियन पायलट से भी हो सकती थी। विजिबिलिटी आपने बताया जिस तरह रात के टाइम में फाइटर जेट और कुछ इतने मिसाइल्स लेके कैरी करना, आई अंडरस्टैंड दिस व्हाट यू सेइंग। एग्जैक्टली, फाइटर जहाज आपको विजुअल देख के नहीं पहचान लेगा कि ये एयरलाइन एयर इंडिया का है या किसका। उसने तो अपने डॉट्स देखने हैं, अपने रडार के अंदर देखते हुए रात को मारना है। तो मैं सिर्फ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। हमें तो ये पॉइंट उठाने चाहिए कि आपने अपने मुल्क के साथ भी वॉर मॉन्गरी की, पाकिस्तान से किया, सिविलियन लाइफ को एट डिस्पेट पर। और ब्राह्मोस जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ईरान में या अफगानिस्तान में जा गिरता तो हम क्या जवाब देते, किसको देते? उन्होंने कहना था पाकिस्तान ने मारा। तो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की तरफ है, हाईली इररिस्पॉन्सिबल। ये मैं पॉइंट इस तरफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, यहाँ पे लेके एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। वी हैव विद अस डिफेंस एनालिस्ट खालिद चिश्ती साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। तो खान साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो इंडियन आर्मी के फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल निरवॉय, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की है। वो अब डाइम पैराडाइम की बात कर रहे हैं, जिसमें वो मिलिटरली, इकनॉमिकली और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और डिप्लोमेटिकली समझते हैं कि पाकिस्तान को की स्ट्रैंगुलेशन की जा सकती है। वही जो 70 साल पुराना वो खेल खेलते आ रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? ये क्या अगेन ये ज़ीरो सम गेम की तरफ जा रहा है इंडिया? जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, जब तक हमारा असल मसला, हमारी शहर कश्मीर, उसका मसला हल नहीं होगा, तो इंडिया में ये तासुर तो रहेगा, उनका ये जहन तो रहेगा, उनकी ये काविश तो रहेगी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से उस नहज पर ला दिया जाए कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क हो जाए। लेकिन
उनको पाकिस्तानी कौम के जज्बों का भी पता है कि कैसे जज्बे हैं। बहरहाल जनरल साहब ने जो बात की है वो किताबों में बड़ी अच्छी जचती है और जची तुली बात की है उन्होंने, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त बीजेपी के गवर्नमेंट के होते हुए ऐसा नज़र नहीं आता। वो करेंगे, उन्होंने किया। अभी भी IMF जो कि वाइट हाउस से तकरीबन 200-250 कदम के फासले पर जिसका ऑफिस है, वहाँ इन्होंने ये ट्रांचे की मंजूरी से पहले, जो अभी हमारे ट्रांचा एक 1 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा, उसके पहले जब ये हुआ पहलगाम में, तो उन्होंने एक डोजियर पेश किया कि पाकिस्तान वही दहशतगर्दी कर रहा है, वही जो राग अलापा जाता है, तो वो दिया। लेकिन IMF उस बात को नहीं मानी। बहरहाल हमें ये इससे नंबरद आज़मा होने के लिए जिस तरह हमने इस मर्तबा अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद जो एलामिया जारी किया, जिस अंदाज में, जिस मेच्योर तरीके से हमने डिप्लोमेसी की, जिस मेच्योर तरीके से हमने अपने अस्करी अहदाफ हासिल किए, जिस तहम्मुल के साथ और जिस तरह बता के पूरी दुनिया को कि अब जब हम पर हमला हुआ है, हमारी हुर्मत को चैलेंज किया गया है, हमारी इज़्ज़त व नामूस, हमारे सॉवरेनिटी और हमारे इंटरनल, हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर हमें इजाज़त देता है आर्टिकल 51 के तहत और आर्टिकल 2 के सब आर्टिकल 4 के तहत कि हम अब इसका ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, अपने वक्त में करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, अपने टाइम पर करेंगे और अपने अंदाज में करेंगे। तो हमने करके दिखला दिया, ऐलान करके, इंडिया की तरह नहीं कि बगैर ऐलान किए हुए उन्होंने हमला किया। आखिरी बात करता चलूं, और हमने ये बता दिया दुनिया को कि हम अमन चाहते हैं। शुरू से हम कह रहे थे कि हम अमन चाहते हैं, हमसे आप ज़्यादा इस मामले में दरअंदाजी करने की कोशिश न करो। तो हमने बबांगे बदरा ये कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के ख़िलाफ़ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो करके दिखला दिया हमने। और जब वो हमने करके दिखला दिया, तो अब कम से कम वो जो ट्रंप साहब कहते हैं कि रीजन में दोनों को बराबरी के तौर पर उन्होंने ट्रीट किया और कहा कि दोनों बड़ी अच्छी क़ुव्वत हैं, दोनों की क़यादत बड़ी अच्छी है, ये जो उन्होंने कहा वो इस तरह नहीं कहा। उनको पता है कि हमने कन्वेंशनल वार में भी जिस अंदाज में हमने वो लड़ाई हम पर सौंपी गई और हमने उसका जवाब दिया, वो दुनिया ने देखा। और ट्रंप की ज़ुबानी और बिटवीन द लाइन आप देखें तो ट्रंप ने वो बातें सारी कह दी और उनको ज़ाहिर है ब्रीफिंग मिलती है। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, अब आपने चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की बात की, प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि एक तो अभी उनका मिडल ईस्ट में होना, इसको आप कैसे देखते हैं? मिडल ईस्ट में तो ज़ाहिर है वो अपने जो उनके गोल्स हैं या उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं उसके तहत आए, लेकिन एक करंट सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की डेवलप हुई है, क्या उसमें भी कोई रोल प्ले करेंगे वहाँ से भी वो? दूसरा, हमने देखा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, भारत बहुत क्लोज होता जा रहा था थ्रू ट्रेड उनके साथ, तो इस प्रोसेस के बाद क्या हम दोनों यानी पाकिस्तान और भारत दोनों अब मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो गए हैं, या फिर उसने इस सूरत हाल के नतीजे में हमें, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? लाइक OIC में हमने देखा कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं, लेकिन सऊदी अरब ने, UAE ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कतर ने, इन ममालिक ने, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस टेंशन को डिफ्यूज़ करने में। सो इस प्रोसेस में इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड से करीब हुआ है कि दूर हुआ है? इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड से करीब तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे था अभी वैसे ही है, क्योंकि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं और जब इस किस्म के डोनाल्ड ट्रंप टाइप जो हाई पावर विज़िट होते हैं, आप अंदाज़ा करें कि सबसे पहला विज़िट उनका दुनिया का अगर है तो वो किसी मुल्क का एज ए स्टेट गेस्ट तो वो सऊदी अरब का है, उसके बाद कतर और UAE का है, तो बड़ी कलीदी अहमियत इसको रखता है। लेकिन रहा सवाल कि भारत की कुर्बतें इससे बढ़ेंगी, नहीं लगता कि कुर्बतें बढ़ेंगी। हालांकि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में भारत है अमेरिका का इस वक्त एलाई है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई है, क्योंकि चाइना कंटेनमेंट में अमेरिका के साथ सफ़े अव्वल पे खड़ा है इस पूरे रीजन में, तो उसकी हम हैसियत को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि इस जंग ने जो हमारी हुई है अभी 4 दिन की, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें तब्दील हुई हैं जिससे दुनिया का तासुर और ट्रंप का तासुर भी तब्दील हो गया। आपने देखा कि ट्रंप को आप रिटन स्क्रिप्ट
पढ़ते हुए आप शायद ही कभी आपने देखा हो, तो आपने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान की बात आई तो उनके सामने पूरा रिटन स्क्रिप्ट था, जिसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ उन्होंने पहले 3 मिनट पढ़ा, उसके बाद कुछ अल्फाज अपने तरफ से उन्होंने कहे, जिससे अंदाज़ा होता है सीरियसनेस का। और उसमें उन्होंने कह दिया कि, और उसका क्रेडिट भी लिया और देना भी चाहिए, कि हम ये जो दुनिया न्यूक्लियर जंग के तरफ जा रही थी, हमने वो बचा लिया। वो किस हद तक सही है उस पर बाद में गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं, तो ये और हर अखबार में वो आया हुआ दुनिया की। जी, वो क्रेडिट ले रहे हैं। आप कह रहे थे कि भारत, हाँ, भारत का जहाँ है वो वहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि इस वक्त ट्रंप जो आए हैं उससे जो गाज़ा का मामला है वो सऊदी अरब इस वक्त चाहेगा कि उसको किसी तरीके से हल करवा लिया जाए। यानी कि वहाँ जो 3 महीने से खुराक नहीं पहुँची है, लोग कहत से मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, औरतें बिलक रही हैं, तो उसको किसी तरह रिलीफ दिलवा दे और उसके बाद अपनी गुडविल जो कि इतनी नहीं थी पहले इस गाज़ा के हवाले से, उसको दोबारा क्रिएट कर ले। और दूसरा लगता ये है, ये मेरा तज्जिया अपना है और इसके लिए मेरे पास जवाब हैं और इसके लिए मेरे पास दलाइल हैं, आप पूछेंगे मैं दे दूंगा उसको। तो वो सऊदी अरब का लगता ये है कि एक पेंडिंग मैटर चला आ रहा है। अगर गाज़ा के मामले में कोई थोड़ी बहुत हिलजुल हो गई और उसको कुछ रिलीफ मिल गया, तो ऐसी सूरत में सऊदी अरब का जो है वो हमें ज़्यादा वक़ार मज़ीद बढ़ेगा इस्लामिक दुनिया में। OIC में तो ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया एक मुहर्रिक मुल्क है और वो उसकी हेडक्वार्टर भी उधर ही है, लेकिन उसके बाद इब्राहिम अकार्ड का मेंबर होता हुआ मुझे आगे नज़र आ रहा है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया यही कहता था, उसकी कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशंस पूरी हो जाएं, क्योंकि वहाँ के अवाम जो हैं और पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अवाम या दुनिया के दूसरे दर्द दिल रखने वाले लोग, वो फ़लस्तीनियों के कर दिया है ना। जी, वो तो शुरू से है। देखिए, वो तो ऑस्लो अकॉर्ड 92 से चला आ रहा है, लेकिन उस पर अमलदारी नहीं हो रही है। फ़िलहाल तो बिलखते लोगों को की ज़िंदगियों को बचाना है ना, और उसको जब अगर अभी बचा लिया जाए फिलफौर, तो 2 स्टेट थ्योरी तो पहले से डिसाइडेड है, उसमें सिर्फ अमलदारी की बात जी, क्योंकि उस पर उन्होंने उसको रिट्रेट किया है ना उन्होंने। हम चाहते हैं कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। खालिद चिश्ती साहब, एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया है अब इंडिया ने, ये न्यू नॉर्म हो चुकी है, ठीक है। हमने जिस लेवल की रिटेलिएशन की है वो अपनी भूल गए, जो उन्होंने अपना थ्रेशोल्ड सेट किया था। लेकिन अब क्या ये न्यू नॉर्म मेंटेन रहेगी कि इंडिया को ये पता चल गया कि हम ये कर सकते हैं और फिर पाकिस्तान को पता चल गया कि हम ये कर सकते हैं, तो वो जो एक हम पहले देखते आए कि शायद सर्जिकल स्ट्राइक और कोई बॉर्डर पे LOC पे टेंशन और थोड़ा बहुत कुछ, सो अब कोई न्यू नॉर्म जो ये सेट हो गई, आप इसको आगे बढ़ता देख रहे हैं फ्यूचर में कि अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो एक दूसरे को ऐसे डील किया करेंगे? आप न्यू नॉर्म जिस सेंस से मैं कह रहे हैं, मैं आपको एक और एंगल से न्यू नॉर्म बताता हूँ। जिस दिन तक हमें 6 तारीख की रात तक ड्रोन्स पे हमले होते रहे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत ख़ास तौर पर अवाम ने बहुत रेजिलियंस दिखाई, मुसल्लह अफवाज ने तो दिखाई, कोई पैनिक नहीं हुए, लाइफ नॉर्मल थी यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताइए, अगले दिन जो पाक फ़िज़ाई ने रिटेलिएशन की, क्योंकि उन्होंने हमारे एयर बेसिस पर हमला किया, उन्होंने 5-6 बेसिस पर किया, हमने जाके 16 बेसिस पर किया। सारे तमाम उनके जो वेस्टर्न बेसिस थे जो पाकिस्तान को फेस कर रहे थे, हमने सबको न्यूट्रलाइज़ किया। मैं पाकिस्तान से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ, मैं अगला आपको एक डाटा पेश करता हूँ। हमने पेट्रोलियम के डंप्स को उड़ाया, हमने एमुनिशन डंप्स को निशाना बनाया, हमने सबसे बढ़कर S-400 को, क्योंकि जो ही ये लड़ाई शुरू हुई और मुझे पता लगा और मीडिया को पता लगा, आप जैसे रिपोर्टर ने पूछा कि सबसे हैवी पंच पाकिस्तान का इस पूरे कॉम्बैट में क्या था, तो मैंने उनसे कहा कि S-400 को हिट करना। ये एक डोम था उनका और ये उनका सिंबल था, एक मान था बहुत बड़ा कि जब तक ये डोम है हमारी कोई चीज़ टकरा नहीं सकती आके, कोई चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, ड्रोन हो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, जहाज़ों का कोई एयर टू सरफेस मिसाइल, कुछ नहीं आ सकता। हमने जब S-4 को हिट किया, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें बचाना था वो खुद ही नहीं बच सका, खुद ही। एक बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब्बासी साहब ये है कि मैं PF से रिकॉर्ड कंफर्म कर चुका हूँ, मुझे डेटा शेयर किया गया, मैं शुक्रगुजार हूँ पाक फ़िज़ाई का, उन्होंने मुझे पर ट्रस्ट किया। मैंने कैलकुलेट करके जो मैं आपको पहली दफ़ा रिपोर्ट कर रहा हूँ वो ये है कि जो हमने टनेज हिंदुस्तान पर 4.5 घंटे में 10 तारीख को सुबह फजर से लेकर दोपहर तक फेंकी है, पूरी 1965 की पूरी जंग में हमने उतनी टनेज हिंदुस्तान पर नहीं फेंकी पाक फ़िज़ाई ने। 19 जिसका मतलब ये है
1965 की वॉर 17 दिन तक जारी रही थी। 17 दिन तक जारी रही थी। क्यों? क्योंकि उस जमाने में ड्रोन्स नहीं थे, मिसाइल्स नहीं थे, A2C लॉन्च नहीं थे, क्रूज नहीं था, और जहाज उस जमाने में मुश्किल से 1 टन बॉम्ब लेके जाता था। आज का जहाज J-10C हमारा जो प्राइड है इस वक्त, वो 7 टन बॉम्बिंग कर वेपन का लेके ले जाता है लोड। तो इस वक्त डायनामिक्स चेंज हो गए। इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने जो है एक मैसिव और बड़े एरिया को जो है वो हिट किया उनके, लाइक बड़े। अब मैं आपके उस लफ्ज से कनेक्ट करता हूं जो आपने कहा न्यू नॉर्मल। तो पाक फिजाइया ने इसको न्यू नॉर्मल सेट किया है। ये इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, कि अगर आओगे तो दिस विल बी नॉर्मल। और अभी जंग शुरू नहीं हुई है, ये भी ज़हन में रखिएगा। अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई, तो हमने 16 बेसिस को, ऑल बेसिस जो हमें फेस कर रहे थे, हालांकि उस दिन उनका हमें नहीं चाहिए था टेकअप। इंडियन एयरफोर्स वैसे ही 3 दिन से ग्राउंडेड थी, ये भी मैं आपको ऐड करता चलूं। वो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास उड़ रहे थे थ्रू आउट। इस वेस्टर्न हमारे बॉर्डर की तरफ उनकी जरूरत ही नहीं हो रही थी उड़ाने की, कि कोई और 6 तो मरवा लिए, जहाज शूट डाउन करा लिए, कोई और भी ना मारा जाए। ये डिटरेंस, ये खौफ पाक फिजाइया ने सिर्फ 5 जहाज़ों को शूट करके मारा। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं अर्ज करता चलूं कि इंडिया ने अपने लिए नहीं सारा ये अपना भरम खोया। हिंदुस्तान ने राफेल कंपनी का भरम खोया, हिंदुस्तान ने इजरायली ड्रोन का भरम खोया, हिंदुस्तान ने S-400 का, जो रशियन कहते थे कि ये तो इनप्रेग्नेबल है, इसको तो कोई हिट कर ही, टच ही नहीं कर सकता, उसको हिट किया। और एक और एंगल जो मैं आपको पहली दफा अर्ज कर रहा हूँ, वो एक और टर्की को भी एम्बैरस किया। और आप बड़े हैरान हो गए कि मैं टर्की कहाँ से बीच में ले आया। हाँ, क्योंकि टर्की ड्रोन्स तो हम इस्तेमाल करते हैं, टर्की का कोई ताल्लुक नहीं है, टर्की तो हम इस्तेमाल करते हैं। टर्की से ये किया कि टर्की ने S-400 कुछ अर्सा पहले रशिया से ऑर्डर किया था। उससे पहले वो F-35, जब वर्ल्ड नंबर 1 फाइटर जहाज F-35 अमेरिका से डील कर चुका था। अमेरिका ने तुर्की को प्लेन जो है F-35 फिफ्थ जनरेशन द बेस्ट विद सम पार्शियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, अमेरिका ने थ्रेट किया तुर्की को कि अगर आप S-400 खरीदेंगे तो हम आपको F-35 नहीं देंगे। आप अंदाजा लगाइए, मैं तुर्क दोस्तों से, मेरे भाई हैं, मैं साल तुर्की रहा हूं, मुझे टर्किश लैंग्वेज भी आती है, मैंने कोर्स किया हुआ है, मुझे हमदर्दी हो रही है तुर्क दोस्तों के साथ। उन दोस्तों के साथ अब्बासी हमदर्दी इसलिए हो रही है कि उन्होंने F-30 छोड़ दिया और S-400 ले लिया। अच्छा, ठीक है, they bought that, they bought S-400 and did not buy F-35 जो कि 5th जनरेशन प्लेन है। इंडिया की भी डील नहीं हो सकी, इंडिया भी, अमेरिका ने इंडिया को भी ऑफर किया था F-35। बल्कि इंडियन मीडिया में तो मैं ये देख रहा हूँ, ह्यू एंड क्राई है कि जी अमेरिकन इसलिए पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं बिकॉज दे वांट टू सेल देयर वेपन्स। तो वो चाहते नहीं है कि हम रशिया से और फ्रांस से अपना वेपन लें, तो इंडिया, इसलिए अमेरिकन पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो गए। हालांकि अगर आप निक रॉबर्टसन का स्टेटमेंट सुने तो फिर उससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो बराज ऑफ मिसाइल्स हैं जिसने चीखें निकाल दी इंडिया की। खान साहब, जस्ट टुवर्ड्स द वेरी एंड जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन। ये अपनी बेवकूफ़ी से भारत ने मसला कश्मीर को मज़ीद इंटरनेशनलाइज कर दिया है। डू यू एग्री विद दिस? I would say that it's a blessing in disguise. In fact, India always wanted to keep it on the back burner. Now, for the first time, it has come to the forefront, and now I can see that this problem would now be discussed even in the Security Council. और आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक हर चैलेंज के बाद अपॉर्चुनिटी, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कि ये जो खंजर है, न्यूक्लियर खंजर दुनिया की गर्दन पर पड़ा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान की वजह से, उस खंजर से वो बचेंगे। जी खालिद चिश्ती साहब, टुवर्ड्स द एंड एज यू सेड कि हम इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हिट लॉट ऑफ टारगेट्स, मैसिव उनको डैमेज किया, और उनको रियलाइज़ हो गया कि जितने टन कैरी कर रहा है हमारा J-10C मिसाइल्स को, वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है शॉर्ट टाइम में। और आपने बिल्कुल राइटली सेड दैट कि ये हमने नहीं, अभी हमने रिटेलिएशन किया, अभी हमने अटैक नहीं किया। जितने हम पहला अटैक खुद करेंगे तब क्या होगा? अभी तो हमने पूरा टाइम दे के, टाइम ले के, बात करके और पूरी दुनिया को एंगेज करके ऐसा किया। सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे ये बताइएगा कि अब वो प्रॉक्सीज जो है इंडियन, वो एक्टिवेट होती हैं। हम जब देखते हैं, जब इंडिया हमसे बॉर्डर्स पे मार खाता है या किसी और फ्रंट पे मार खाता है, तो फिर इंडिया अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करता है। तो वो आप कैसे देखते हैं, जो चाहे बलूचिस्तान या KP के अंदर उनके असेट्स हैं, उनके ज़रिए जो वो टेररिज्म करते हैं? ये अगर ज़रा आप कंक्लूड कर दें। जी बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब कि जब आपको गुस्सा आता है और आपकी माइट चली जाती है, आपका वो जो भरम टूट गया उसके दुनिया में, तो आप क्या करेंगे? फिर आप बिलो द बेल्ट मारेंगे, आप अनएथिकल करेंगे, आप अनफेयर मीन्स यूज़ करेंगे, आप ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया की नज़र में ना ऑब्जर्व हों, और आप मुकर जाएँ कि हमने नहीं किया। यही उनके पास ऑप्शन ही बची है। हमें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में यूनिटी है, हमारी कौम बड़ी मुत्तहिद है, हमें और इंटीग्रेट करना चाहिए। बलूचिस्तान हो या KP के हो, अगर उधर डेवलपमेंट नहीं है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो दुश्मन पर फ़र्ज़ है कि वो एक्सप्लॉइट करे हमारे खिलाफ।
ये मैं उस पर कोई ब्लेम नहीं करता हिंदुस्तान को, क्योंकि उसका तो फर्ज है हमें नुकसान। मेक सेंस, आप कह रहे हैं जिस लेवल की हमने ह्यूमिलिएशन दी है, मेक सेंस कि वो दूसरे रास्तों से अब आएगा और इंशाल्लाह हमें उसका मुकाबला वहाँ करना होगा। थैंक यू सो मच एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब लिस्ट हैं और बड़ी वजाहत के साथ वो जिसको कहते हैं प्रिसाइज वो टारगेट्स लगा रहे थे इंडिया को अपने तज्जिए की सूरत में और बता रहे थे कि बड़ी प्रिसिशन के साथ कि कैसे जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया को बैकफुट पे डाला है। सो ये सिचुएशन है और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की सक्सेस बता रहे थे कि पाकिस्तान ने कैसे डिप्लोमेटिकली इंडिया को नॉकआउट किया अपने तज्जिए की रोशनी में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।